हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 4 जुलाई 2024 और हम बात करने वाले हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। तो अगर आप इस वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस डेली करंट अफेयर्स के सेगमेंट के बारे में। और आज का जो सबसे पहला प्रश्न है उसकी हम चर्चा करते हैं, उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो प्लास्टिक का बैग होता है उससे मुक्त जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया गया? तो ए ऑप्शन है 1 जुलाई, बी ऑप्शन है 2 जुलाई, सी ऑप्शन है 3 जुलाई और डी ऑप्शन है 4 जुलाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो ये है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष 3 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 जुलाई को मनाया जाता है। हर साल 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री यह मुक्त दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के मनाने का कारण क्या है, उद्देश्य क्या है? तो यह दिन जो होता है वह पर्यावरण पर प्लास्टिक बैग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और प्लास्टिक बैग के उपयोग को कम करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है। यानी कि यह जो दिवस है यह इसके लिए मनाया जाता है ताकि जो प्लास्टिक के बैग होते हैं, यानी जो पॉलीथीन जो होती हैं, उनके बारे में क्या कुछ हानिकारक प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर हो सकते हैं, हमारे वातावरण पर उसका क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है, वातावरण में कैसे वो जो प्लास्टिक हैं ये प्रदूषण फैला रहे हैं, इन सब के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और प्लास्टिक बैग का उपयोग कम से कम करने के लिए यह जो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस है यह 3 जुलाई को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है हमारा, जुलाई 2024 में भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुई दुखद दुर्घटना जिसमें लगभग 121 लोगों की मौत हो गई, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में हुई है? यानी कि अभी आप सभी लोगों ने सुना भी होगा, न्यूज़ में देखा भी होगा, काफ़ी ज़्यादा बहुत ही दुखद एक दुर्घटना हो गई जो कि भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुई। और यह जो घटना है यह उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में हुई है? और इस दुर्घटना के दौरान लगभग 121 लोग की मृत्यु भी हो गई है। तो काफ़ी दुखदपूर्ण घटना है। तो प्रश्न यह है हमारा कि जुलाई 2024 में जो भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुई दुखद दुर्घटना जिसमें लगभग 121 लोगों की मृत्यु हो गई है, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में हुई है यह घटना? तो ए ऑप्शन है अलीगढ़, बी ऑप्शन है आगरा, सी ऑप्शन है हाथरस और डी ऑप्शन है लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाथरस में यह जो दुर्घटना है यह दुर्घटना हुई है जिसमें 121 लोगों की मृत्यु हो गई है। आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की सिकंदरामऊ तहसील के रतिभानपुर मुगलगढ़ी गांव में 2 जून 2024 को भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से 121 लोगों की मौत हो गई है। यानी कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है इसके हाथरस जिले की जो सिकंदराराऊ तहसील के रतिभानपुर मुगलगढ़ी गांव में 2 जून 2024 को भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से 121 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो काफ़ी दुखदपूर्ण यह घटना हुई है जो कि कहाँ पर हुई है? हाथरस जिले में, उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, 2 जून 2024 को नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली हुई है? यानी कि 2 जून 2024 को नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ए ऑप्शन है मार्क रूटे, बी ऑप्शन है जेंस स्टोल्टेनबर्ग, सी ऑप्शन है डिक सूफ और डी ऑप्शन है गिर्ट वाइल्डर्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो डिक सूफ हैं ये नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हुए हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं आर्टिकल में, इन्होंने शपथ ली हुई है। तो डच के सीक्रेट सर्विस के पूर्व
प्रमुख यानी कि जो डच है वहाँ की जो सीक्रेट सर्विस है यानी खुफिया एजेंसी जो है उसके ये पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं। नाम क्या है? डिक सूफ। इन्होंने 2 जून 2024 को नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली हुई है, यानी कि ये नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हुए हैं। सूफ जो हैं इन्होंने मार्क रूट का स्थान लिया है, यानी कि इससे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मार्क रूट थे। तो इन्होंने मार्क रूट का स्थान लिया हुआ है और जो 1 अक्टूबर 2024 को नाटो जो कि कई सारे देशों का एक संगठन है, तो उसके ये महासचिव बनेंगे मार्क रूट 1 अक्टूबर 2024 से। बात करते हैं अगर नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड की राजधानी होती है एम्स्टर्डम। ये नीदरलैंड की राजधानी होती है। और अब हम चलते हैं वर्ल्ड मैप पर, देखेंगे कि नीदरलैंड जो है वो कहाँ पर है, इसकी स्थिति क्या है। तो चलिए वर्ल्ड मैप पे आपको हम नीदरलैंड घुमा करके लेके आते हैं। तो वर्ल्ड मैप पे नीदरलैंड को जानने के लिए सबसे पहले हम आएंगे अपने प्यारे भारत देश की तरफ। तो ये है हमारा अपना प्यारा भारत देश और इसके उत्तर में हम जाएंगे, यानी कि एशिया को छोड़ते हुए हम पहुँचेंगे यूरोप महाद्वीप में। यानी कि जब हम यूरोप महाद्वीप में पहुँचेंगे यहाँ पर हम देखेंगे कि ये है यूक्रेन। यूक्रेन के बाद यहाँ पर है पोलैंड और पोलैंड के बाद यहाँ पर है जर्मनी और ये जर्मनी से ही सटा हुआ देश है जिसका नाम है नीदरलैंड। आप यहाँ पर देख सकती हैं ये है नीदरलैंड, यहाँ पर जर्मनी से सटा हुआ देश है ये नीदरलैंड। और नीदरलैंड जो होते हैं इसकी राजधानी होती है एम्स्टर्डम, ये इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। और इसकी सीमा की अगर हम बात करें तो जो नीदरलैंड देश है यह अपनी सीमा इधर बेल्जियम से, यानी कि इधर बेल्जियम से और यहाँ इधर ये जर्मनी से अपनी सीमा साझा करता है, यानी कि इधर जर्मनी से और इस तरफ बेल्जियम से यह अपनी सीमा साझा करता है। इसके अगर उत्तर की तरफ बात की जाए तो उत्तर की तरफ इसके नॉर्थ सी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नॉर्थ सी है। और इसके दक्षिण की तरफ इधर अगर देखेंगे तो यह जर्मनी और बेल्जियम से अपनी सीमा साझा करता है। और नीदरलैंड की जो राजधानी होती है वह एम्स्टर्डम होती है। थोड़ा जूम करेंगे तो आप यहाँ पर इसकी राजधानी भी देख सकते हैं, ये यहाँ पर इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है 1 जुलाई 2024 को थल सेना अध्यक्ष का पद किसने ग्रहण किया? यानी कि 1 जुलाई 2024 को थल सेना का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ए ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह, बी ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी, सी ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और डी ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल MM नरवणे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को थल सेना का सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे आप यहाँ पे देख सकती हैं ये आर्टिकल में ये NS सुब्रमणी है, NS राजा सुब्रमणी। अब बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने 1 जुलाई 2024 को सेनाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति ग्रहण की है, यानी कि इनको थल सेना का सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये जो NS राजा सुब्रमणी हैं ये लखनऊ स्थित मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे और यहाँ से इनको थल सेना का सेना अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? यानी कि जो भारत और थाईलैंड के बीच जो अभ्यास होता है जिसका नाम है मैत्री, यानी कि भारत और थाईलैंड के बीच कौन सा समुद्री अभ्यास संयुक्त अभ्यास होता है? मैत्री। भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री होता है। अब की बार इसका 13वां संस्करण आयोजित किया गया। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ए ऑप्शन है फोर्ट वचीरा प्रकरण टाक प्रांत थाईलैंड, बी ऑप्शन है उमरोई मेघालय भारत, सी ऑप्शन है बैंकॉक थाईलैंड और डी ऑप्शन है नई दिल्ली भारत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फोर्ट वाचिरा प्रकरण टाक प्रांत थाईलैंड में अब की बार का जो मैत्री अभ्यास है जो कि भारत और थाईलैंड के बीच होता है यह आयोजित किया गया। आगे अगर हम बात करते हैं तो थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 13वां संस्करण 1 से 15 जुलाई तक थाईलैंड के ताक प्रांत के फोर्ट वचीरा प्रकरण में हो रहा है, यानी कि ताक वहाँ का जो प्रांत है थाईलैंड का, वहाँ के फोर्ट वचीरा प्रकरण में यह आयोजित हो रहा है। भारत की तरफ से कौन गया हुआ है? तो भारत की तरफ से भारतीय सेना की जो टुकड़ी है जिसमें 76 कर्मी मुख्य रूप से लद्दाख स्काउट्स और अन्य हथियारों और सेवाओं से ये युक्त हैं,
तो यह भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए गए हुए हैं। अगर बात करते हैं जो पिछला संस्करण था जो कि सितंबर 2019 में हुआ, ये उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया था। यानी कि जो मैत्री अभ्यास है इसका जो पिछला संस्करण था 2019 का, सितंबर 2019 का, यह उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर डिजिटल इंडिया कब लॉन्च किया गया था? यानी कि जो भारत सरकार है इसके द्वारा आधिकारिक तौर पर जो डिजिटल इंडिया जो लॉन्च किया गया था, ये कब लॉन्च किया गया था? तो ए ऑप्शन है 15 अगस्त 2014, बी ऑप्शन है 26 जनवरी 2015, सी ऑप्शन है 1 जुलाई 2015 और डी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2015। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 जुलाई 2015 को। कब? 1 जुलाई 2015 को भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर डिजिटल इंडिया लॉन्च किया गया था। आगे अगर हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया के बारे में, तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने 1 जुलाई 2024 को 9 साल पूरे कर लिए हैं। यानी कि प्रश्न लेने का जो उद्देश्य था यही था कि 1 जुलाई को जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है इसने 1 जुलाई 2024 को 9 साल पूरे कर लिए हैं और इसे आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई 2015 को भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। यानी कब लॉन्च किया गया था? 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था और इस वर्ष 1 जुलाई 2024 को इसके पूरे 9 साल हो गए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो जैसा कि नाम से ही डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, यानी कि जो भारत है इसको डिजिटली रूप से अधिक सशक्त बनाना, मजबूत बनाना और अधिक से अधिक डिजिटलीकरण करना। तो कार्यक्रम का जो उद्देश्य है यह भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलना है। कार्यक्रम प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देने, ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार और ई गवर्नेंस सेवाओं को बढ़ाने पर केंद्रित है। यानी कि मूलतः यह जो कार्यक्रम है यह इसी पर बेस्ड है कि कैसे हम अधिक से अधिक जो भारत है, भारत का जो समाज है, इसको डिजिटली रूप से इसको सशक्त करें, इसको मजबूत करें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश का नया सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ए ऑप्शन है राजेंद्र कुमार तिवारी, बी ऑप्शन है प्रशांत द्विवेदी, सी ऑप्शन है दुर्गा शंकर मिश्रा और डी ऑप्शन है मनोज कुमार सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मनोज कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पर आर्टिकल में देख भी सकते हैं, ये मनोज कुमार सिंह हैं, इनको उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो उत्तर प्रदेश कैडर के 1988 बैच के जो IAS अधिकारी हैं मनोज कुमार सिंह, इनको 30 जून 2024 को उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इन्होंने दुर्गा शंकर मिश्रा का स्थान लिया हुआ है। यानी कि इससे पहले कौन नियुक्त थे, यानी कौन मुख्य सचिव थे? तो दुर्गा शंकर मिश्रा थे और अब इनके स्थान पर मनोज कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में 3 नए आपराधिक कानून कब लागू हुए? यानी कि भारत में अभी 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं। तो ये कब लागू किए गए? तो ए ऑप्शन है 30 जून 2024, बी ऑप्शन है 1 जुलाई 2024, सी ऑप्शन है 1 अगस्त 2024 और डी ऑप्शन है 1 जनवरी 2024। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 जुलाई 2024 को भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। और वो 3 नए आपराधिक कानून कौन कौन से हैं? तो पहला है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल, दूसरा है भारतीय न्याय संहिता बिल और तीसरा है भारतीय साक्ष्य, यानी कि जो भारतीय साक्ष्य बिल, यानी कि तीसरा कौन सा है? भारतीय साक्ष्य बिल। आगे अगर हम बात करें तो भारत में 3 नए आपराधिक कानून जो लागू किए गए हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं। बात करें तो ये जो कानून हैं तीनों, ये 2023 में शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के द्वारा पारित कर दिए गए थे, लेकिन लागू कब हुए हैं? ये 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया है? यानी कि जो महिलाओं की 400 मीटर की स्पर्धा होती है उसमें पेरिस ओलंपिक, यानी कि अभी जो 2024 का पेरिस ओलंपिक होने वाला है, उसके लिए किसने क्वालिफाई कर लिया है?
तो ए ऑप्शन है हिमा दास, बी ऑप्शन है देवी अनीबा जाला, सी ऑप्शन है स्नेहा के और डी ऑप्शन है किरण पहल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो किरण पहल हैं इन्होंने महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये किरण पहल हैं और इन्होंने ही क्वालिफाई किया हुआ है। तो हरियाणा की ये रहने वाली हैं, यानी कि हरियाणा की जो किरण पहल हैं इन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। इन्होंने पंचकुला में राष्ट्रीय अंतरराज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की जो 400 मीटर में 50.9 सेकंड के समय में इन्होंने निकाल दिया। यानी कि अभी जो वहाँ चैंपियनशिप हुई, राष्ट्रीय अंतरराज्य एथलेटिक चैंपियनशिप जो कि पंचकुला हरियाणा में हुई, इसमें महिलाओं की जो 400 मीटर की जो प्रतिस्पर्धा थी उसमें इन्होंने 50.92 ही सेकंड में इसको पार कर लिया। ये 400 मीटर की जो स्पर्धा हुई। 24 साल की जो किरण पहल हैं इन्होंने भारतीय इतिहास में हिमा दास के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा तेज महिला 400 मीटर धावक बन गई हैं। यानी कि हिमा दास जो हैं वो फर्स्ट पोजीशन पे हैं, इन्होंने 50.79 सेकंड में 400 मीटर पार किया था। और जो किरण पहल हैं इन्होंने ये सेकंड पोजीशन पर हैं, इन्होंने 50.92 सेकंड में 400 मीटर पार किया हुआ है। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है। यानी कि 100 पूर्ण सदस्य हो गए हैं अब ISA में। तो 100वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया? तो ए ऑप्शन है स्पेन, बी ऑप्शन है पैराग्वे, सी ऑप्शन है भारत और डी ऑप्शन है फ्रांस। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो पैराग्वे देश है यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है। आगे अगर हम बात करें तो ISA की जो स्थापना पेरिस में 2015 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान भारत और फ्रांस द्वारा सह स्थापित की गई थी। यानी कि जो ISA है इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या संगठन, इसकी जो स्थापना थी यह पेरिस में हुई 2015 में, जब COP21 का सम्मेलन वहां पर आयोजित किया गया था। यह जो स्थापना हुई थी यह भारत और फ्रांस के सह स्थापित यानी भारत और फ्रांस के सुझावों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और जो पैराग्वे देश है यह 26 जून 2024 को नई दिल्ली में पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है। यानी कि टोटल इसके अंतर्गत अब 100 देश हो गए हैं और 100वां देश हो गया है पैराग्वे। ये 100वां देश इसका बन गया है। अगर 99वां देश की बात की जाए तो 99वां देश जो बना है वो स्पेन है और स्पेन के बाद 100वां देश पैराग्वे बन गया है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, जो कि आगे आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, क्वेश्चंस पसंद आते हैं, इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।